तो अब हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, पहला जो है वो हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हाँ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है, विथड्रॉ करता है। तो ऐसे में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उसकी तरफ हम बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। इस बात को जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जो है वो आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आप यहाँ लिख लो, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कौन सा, डाइपोल मोमेंट, वो सिस और ट्रांस के लिए कैसे अलग होता है ना। तो हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे जो एग्जांपल अभी मैंने डिस्कस किया, एक्चुअली वही ले लेते हैं। सपोज हम ब्यूटूइन का बात करते हैं। ठीक है, किसका, ब्यूटूइन का। तो ब्यूटूइन के बारे में आपने भी देखा कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। एक बार दोनों H जो है वो अगर सेम साइड चला जा रहा है तो बोलते हैं कि ये सिस फॉर्म है ना। और फिर हम इसका ट्रांस फॉर्म भी ड्रॉ करते हैं। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म। तो ब्यूटूइन के लिए कौन सा फॉर्म, यानी सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म, किसके लिए डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना। अगर हम डाइपोल मोमेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला बात ये हमें यहाँ जानना है कि चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो स्मॉल चार्ज का सेपरेशन है ना। वो जब तक चार्जेस डेवलप नहीं होंगे स्मॉल डिस्टेंस में तो हम लोग नहीं बोलेंगे, अपोजिट चार्ज डेवलप नहीं होगा तब तक नहीं बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट है किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन आप देख पा रहे हो जिसमें वो डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और इसके बगल वाला कार्बन जो ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप है ना, वो कार्बन क्या है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है ना। अगर आपके पास सेम एटम हो, हाँ एटम अलग अलग है तो वो हम लोग बता सकते हैं कि भाई कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा कम। लेकिन अगर आपके पास सेम एटम हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने पर हमें ये मिलता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसमें
परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है वो आपका बोलोगे कि ये 33.3% है, ठीक है। जबकि sp3 वाले हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये क्या है, एस कैरेक्टर का परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है ये कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 25%, ठीक है ना। 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज किया है, 3p 1 s है, तो s का कितना परसेंटेज है, तो बोलेंगे 25%। s का कितना परसेंट है 2 वाले में, तो 33.3%, 100/3%, ठीक है। तो s कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ते जाता है, ठीक है ना, तो उससे हाइब्रिडाइज्ड एटम का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ते जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि s ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है s ऑर्बिटल्स, तो उसका बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो वैसे एटम्स जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, वैसे सिमिलर एटम्स जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बोलेंगे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, तो ये बात जो है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और sp3 वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। कैसे? जो भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट या फिर एक डाइपोल तो क्रिएट हुआ है, स्मॉल चार्जेस डेवलप हुए अपोजिट चार्जेस, तो इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की तरफ जाएगा, ठीक है। सेम बात को, ये सेम ही कॉन्सेप्ट को हम दूसरे एंड वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी ये जो कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ऐसे में हम लोग बोलेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसका डायरेक्शन किधर है, तो sp3 से sp2 वाले कार्बन की तरफ, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास सेम मॉलिक्यूल में दो वेक्टर मिल रहा है, दो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो दोनों वेक्टर कुछ इस तरह से जा रहा है, देखो एक इधर और एक ये। तो हमें कैसे पता चलता है कि टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा हमें। तो डाइपोल मोमेंट का कंप्लीट मैग्नीट्यूड देखने के लिए जब हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये अपवर्ड जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट, मतलब इसका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा जो कि 0 नहीं होगा, क्या सही है। नाउ कमिंग टू द ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे भी आप उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, यहाँ पे भी आप उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। ये जो कार्बन है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है और इसके बगल वाला यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। समझ में आ रही बात? ओके, नाउ देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें आपका पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो क्या जो दोनों डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसका डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ भी आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। सो वी हैव टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो बोलेंगे कि इसमें जो टोटल
डाइपोल मोमेंट है या फिर नेट डाइपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे आपका म्यू नेट जो है, म्यू नेट ट्रांसफॉर्म में वो 0 आ रहा है, जबकि सिस फॉर्म में म्यू नेट जो है वो आपका क्या आ रहा है, नॉन। लेंगे कि सिस फॉर्म जो है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है जनरली ट्रांसफॉर्म से, है ना। ओके, तो आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे जनरलाइज्ड करके लिख सकते हो और बोलोगे कि जनरली डाइपोल मोमेंट of cis form is greater than that of ट्रांसफॉर्म। और यहाँ तक कि ट्रांसफॉर्म का जो है ना वो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा पोलर होते हैं, है ना। पोलर कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें पोलैरिटी अभी भी बचा हुआ है ना, वो कैंसल नहीं हुआ है, चार्जेज उसमें जो है वो कंप्लीट कैंसल नहीं हो पाया है, तो वो अभी भी पोलर होगा। और जिसका डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, वो नॉन पोलर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इन जनरल कि सिस फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, आपका पोलर होता है, सिस फॉर्म पोलर होता है। और ट्रांसफॉर्म जो होता है, ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ये बात जो है वो मैं जनरली बोल रहा हूँ, जनरली, कभी एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं, हम लोग बात करेंगे उस पर। खैर, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि सिस फॉर्म जो है वो पोलर होगा क्योंकि इसका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होता है, ट्रांसफॉर्म जो होगा वो नॉन पोलर होगा क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ओके, एक बात और, अगर हम इसके सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सिस ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन का, वैसे मॉलिक्यूल्स जो पोलर होते हैं सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे और वैसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। वी हैव ए स्टेटमेंट लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो स्टेटमेंट है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो जो सिस फॉर्म है वो ज्यादा पोलर है, बोलेंगे वो पोलर सॉल्वेंट में इजिली सोल्यूबल होगा, है ना। ट्रांसफॉर्म विल बी लेस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो आप एक बात यहाँ पे और लिखो, क्या बोलेंगे, cis isomers are more soluble. Cis isomers are more soluble in polar solvents. While trans are less, while trans are insoluble, है ना। इसको आप क्या बोलोगे, while trans are insoluble in polar solvent। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रांस नॉन पोलर है ना, तो पोलर सॉल्वेंट में कैसे सॉल्युबल होगा, जैसे वाटर। तो वाटर में क्या होगा कि आपका
आपका सिस फॉर्म जो है वो अप टू सम एक्सटेंट ये सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे सिस फॉर्म्स जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, लाइक वाटर है ना। वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज वी हैव 2,3 डाइब्रोमो ब्यूट 2-इन। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 2,3 डाइब्रोमो ब्यूट 2-इन है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले बना लेते हैं, CH3C, यहाँ पे Br है, डबल बॉन्ड Br, और ये आपका CH3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 2,3 डाइब्रोमो ब्यूट 2-इन। अब अगर हम लोग इसका सिस और ट्रांस फॉर्म देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि आप दोनों CH3 को आप एक बार सेम साइड में रखो, है ना, और दोनों Br सेम साइड। ठीक है, नाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म आल्सो, जिसमें आपका सेम ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप बोल रहे हो कि ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कार्बन क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन का कार्बन की तरफ ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, किधर से, तो sp3 से sp2 वाले कार्बन की तरफ। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, नाउ फॉर दिस कार्बन टू कार्बन you have a displacement of electron and that is आप इस वाले कार्बन से sp3 से sp2 की तरफ जाएगा। ठीक है, here you have bromine and carbon, so you have two different atom, है ना। तो आप ब्रोमीन को बोलोगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जाएगा, ब्रोमीन की तरफ, है ना। ये हेलोजन एटम है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पे जो ब्रोमीन की तरफ है वो कुछ इधर आएगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल 4 वेक्टर हैं, है ना, 4 वेक्टर हैं, और उन सब का अगर आप वेक्टर सम करोगे, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि CH3 और C यानी के लिए आपका नीचे आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है, और ये Br और कार्बन का जो वेक्टर है वो भी आपका किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। मतलब म्यू नेट जो है ये आपका नॉन जीरो आने वाला है, कुछ होगा, है ना, वो आपका चार्ज कितना डेवलप हो रहा है और बॉन्ड का लेंथ कितना है उसको मल्टीप्लाई करने से आप एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो कूलम मीटर में। तो मान लेते हैं कि अभी ये नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, ओके। इसमें देखते हैं कि क्या ये जीरो है या नॉन जीरो है, कैसा मतलब इसमें होगा। आप अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या होगा कि ये जो Br है और इस C, इसके लिए आपका चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब इसके लिए किधर जाएगा, तो इसके लिए भी आपका CH3 की तरफ जाएगा, इसके लिए आपका CH3 से, इसके लिए फिर आपका इधर आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारे पास 4 वेक्टर है, एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो दूसरा इसके ऑपोजिट है ना, जो C और Br के लिए बन रहा है। दूसरा जो आप पेयर देख सकते हो, इसमें आपके पास एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा किस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि म्यू नेट जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है, म्यू नेट क्या है, 0 है। तो जो सिस फॉर्म होगा यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे कि सिस फॉर्म इज मोर soluble in water. Cis form is more soluble in water than transform. ओके तो इस तरह से हम लोग
डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे जो है हम लोग सोल्यूबिलिटी का भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मैं बोल रहा हूँ कि ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो एक टेम्परेचर है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे कोई लिक्विड जो है वो बॉइल करना स्टार्ट करता है, और यू कैन से इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू वेपर, है ना। सो यू कैन सिंपली डिफाइन द मिनिमम टेम्परेचर, है ना, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling, liquid starts boiling is called boiling point, is called boiling point, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है एक्चुअली कि जो होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, है ना। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे लिक्विड्स जो होते हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो वेपर के कारण कुछ प्रेशर बनता है, और बाहर यानी एटमॉस्फेयर का भी कुछ प्रेशर होता है। तो वो जो दोनों प्रेशर है वो अगर मैच कर जाता है मैग्नीट्यूड, है ना, तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मैच करता है तो ऐसे में बोलते हैं कि हाँ वो लिक्विड बॉईल कर गया है, ठीक है, और वी हैव रीच्ड द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट तुम यहाँ पे लिखो, जैसे आप लिख सकते हो कि द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to atmospheric pressure, become equals to atmospheric pressure कब? at boiling point, at boiling point, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये वो मिनिमम टेम्परेचर है ना, जहाँ पे आपका लिक्विड से जो वेपर बना है उस वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी क्या होता है 1 atm इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रेशर, अगर आप बोलते हो कि 1 atm है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड हमारा वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, बॉइल कर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग ऐसा इसको पढ़ रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो सिस और ट्रांस में इसको अप्लाई कर सकते हैं कि कौन से आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सिस का या ट्रांस का, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको बताएंगे, जैसे क्या होता है कि जो सिस फॉर्म होते हैं, जैसे हम लोग देखें वो ज़्यादा पोलर होता है ना, उसका कुछ डाइपोल मोमेंट आता है। तो ऐसे में जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उसका कुछ वो अपने आप में बोलेंगे कि उसमें डाइपोल की तरह वो बिहेव करेगा, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल है, सपोज ऐसा कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ म्यू नेट जो है ना वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो म्यू नेट नॉन जीरो, इसका ये मतलब है कि ये अभी भी डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है।
तो अगर ये अभी भी डाइपोल की तरफ बिहेव कर रहा है तो कुछ यहाँ पे इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसका कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना। तो इस तरह के और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, किसी कंटेनर में अगर हम लेते हैं तो इस तरह के और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसमें भी क्या है, मान लो कि ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो आपके पास दो डाइपोल दिख रहा है, इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। मान लेते हैं कोई तीसरा मॉलिक्यूल भी है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो ये जो अट्रैक्शन आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, है ना। क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। और ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मतलब ये इंक्रीज करेगा अगर, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है किसी लिक्विड का, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है कि एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, मतलब वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो लिक्विड फॉर्म में है ना। अब हमें उसको क्या करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी उसके मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा कि वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होगा। उस समय ये जो फोर्सेस हैं वो वीक पड़ जाएंगे, है ना। तो जितना ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, बोलेंगे कि हमें उतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको वेपर में बदलने के लिए, उसको बॉयल करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जिसका कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होता है, उसके लिए टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाता है, हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, और ये हमारा सिस के लिए जनरली ज़्यादा होता है। तो हम लोग ऐसा एक स्टेटमेंट यहाँ से जनरलाइज कर सकते हैं कि जनरली सिस आइसोमर्स have more boiling point than that of trans, है ना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गया बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, ये हम बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहे थे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, जो आपका तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए डिफाइन होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो सॉलिड्स के लिए डिफाइन होते हैं, है ना, या फिर जो क्रिस्टल्स होते हैं जो मेल्ट करके लिक्विड में जाता है। तो सॉलिड टू लिक्विड कोई चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये मेल्टिंग है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट इज द, यू कैन से, मैक्सिमम टेम्परेचर, है ना, एक वैसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होगा, नहीं मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, मतलब मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम में तो मेल्ट करेगा ही, है ना। मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ क्रिस्टल स्टार्ट्स ब्रेकिंग, है ना, और सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप पहले सिंपल सा डिफिनेशन यहाँ पे लिख लो। The minimum temperature at which a solid starts converting into
लिक्विड, है ना, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। और यू कैन आल्सो से दैट द टेम्परेचर एट विच, है ना, द टेम्परेचर एट विच a crystal start breaking, a crystal starts breaking, है ना, वो क्रिस्टल क्या होगा? ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री है ना। आइस के लिए क्या बोलते हैं? आइस के लिए ये 0 डिग्री पे क्रिस्टलाइज, जैसे वाटर का क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होगा? इक्वल ही होगा ना, 0 डिग्री, जहाँ पे वाटर आइस में क्रिस्टलाइज हो जाएगा और आइस फिर वाटर में कन्वर्ट होगा, मेल्ट हो जाएगा, तो 0 डिग्री है ना। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सिस और ट्रांस आइसोमर में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना, कौन से फॉर्म का। तो जैसे अगर हम लोग बात करें पिछले एग्जाम्पल्स की तरह, तो एक सिंपल सा जो एग्जाम्पल आप ले रहे हो, ठीक है, जैसे सेम एग्जाम्पल में यहाँ पे लेकर के बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप बोल रहे हो क्या? सिस, इसे क्या बोल रहे हो? ट्रांस। ठीक है, तो सिस और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट देखना है, तो ये एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होगा, है ना, तो हमें मेल्टिंग पॉइंट देखने के लिए इसे सॉलिड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में है, तो किस तरह से ये रहेगा सॉलिड फॉर्म में? तो जो सॉलिड्स होते हैं या फिर जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है ना कि क्लोज पैकिंग होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, तो कैसे वो क्लोजली पैक्ड होते हैं या फिर एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे ऑर्डर्ड में होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये आपका कार्बन है ना, ये आपका कार्बन, ठीक है, और ये आपका दूसरा कार्बन। ओके, नाउ CH3 लाइक दिस, ये आपके पास CH3 है और ये आपके पास CH3 है। ठीक है, H जो है, H जो है छोटा सा H यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। सपोज मान लो कि ये जो भी कार्बन CH3 आप देख रहे हो ये सब क्या है? एटम्स हैं। तो एटम से मैंने स्फीयर बनाने का कोशिश किया है कि आप देख सको कि ये कार्बन 2 है, ठीक है, उसके बाद CH3 और हाइड्रोजन है। अब इस तरह का मान लो बहुत सारा मॉलिक्यूल है, इस तरह का क्या है? बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो उसका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा, है ना, सॉलिड फॉर्म में वो कैसे अरेंज रहेंगे, क्या उसका ऑर्डर कैसा होगा? तो आप इसको देखोगे अगर ध्यान से तो क्या होगा कि जो बल्कि ग्रुप्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो बड़े बड़े एटम्स आप देख पा रहे हो, तो इस तरह से ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ भी ये CH3, ये कार्बन, ठीक है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। तो ये इस तरह से आपके पास क्या होगा कि जो अरेंजमेंट होगा ना वो कुछ इस तरह का दिखेगा CH3 का। ओके, नाउ इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्म, ये किसके लिए था? सिस के लिए। अगर आप ट्रांसफॉर्म देखना चाहो तो दोनों बल्कि ग्रुप के अपोजिट साइड है। कहने का मतलब कि आपके पास जो CH3 है वो कुछ इधर है, ठीक है, और दूसरा CH3 कुछ यहाँ पे, इधर H है, इधर H है ना, फिर एक CH3 यहाँ पे है, दूसरा CH3 फिर यहाँ पे, इधर H, इधर H। ठीक है, तो आप ये जो अरेंजमेंट है ना आप उसको थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है,
जो भी अरेंजमेंट मैं बना रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से अगर देखते हो तो ये जो पैकिंग आप देख पा रहे हो नीचे ट्रांसफॉर्म के लिए, है ना, ये बोल सकते हैं कि एफिशिएंट पैकिंग है। ये क्या है? एफिशिएंट पैकिंग है, ठीक है। या फिर आप बोलो इसको ये मोर एफिशिएंट पैकिंग है ना। और ये लूजली पैक्ड है। ये क्या है? लूजली पैक्ड है, ठीक है। तो जो टाइटली पैक्ड होता है ना, उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं वो कितना ज़्यादा उसका क्लोज पैकिंग है उसके बेसिस पे देखेंगे, है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जो ज़्यादा क्लोज पैक्ड है उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो लेस क्लोज पैक्ड है या फिर बोल सकते हैं लूजली पैक्ड है उसके बीच वाइड स्पेसेस ज़्यादा हैं तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट नहीं देखना है, आपको पैकिंग इफिशियंसी के बेसिस पे ही बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होगा या फिर ट्रांस का। तो आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरह से एटम्स को इमेजिन करोगे तो आप देखोगे कि जो ट्रांसफॉर्म होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म से ज़्यादा होता है। एंड दिस इज ऑलवेज, ये बात जो है ये मैं ऑलवेज बोल रहा हूँ, ठीक है। हमेशा मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग इफिशियंसी पर डिपेंड करेगा और वो ट्रांस का क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो दिस इज योर मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर फॉर ट्रांस एंड सिस आइसोमर्स। बात समझ में आई? ठीक है। तो क्लोज पैकिंग पे डिपेंड कर रहा है, ओके।